राजनीति में हर व्यक्ति का अपनी बात रखने का अंदाज अलग अलग होता है, लेकिन इसके तह में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि बिहार में आज जो जातियों की बात हो रही है, वैसे तो इसकी चर्चा कभी खत्म नहीं हुई है, कभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अभी के दौर में, चुनाव के दौर में ये जात की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। 2014 के चुनाव में खुलेआम प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूछा। किसी ने कहा पिछड़ा, किसी ने कहा अति पिछड़ा। अति पिछड़ा तो बिल्कुल झूठ था, क्योंकि गुजरात में पिछड़ा और अति पिछड़ा का कोई वर्गीकरण नहीं है, और वो जिस जाति से आते हैं उस समय बिहार में भी कोई उस वर्गीकरण में अति पिछड़े में नहीं थे। लेकिन आप पता कर ले गांव-गांव में क्या विचार किए गए। तो जो जाति की आइडेंटिटी है, देश के प्रधानमंत्री के दावेदार के बारे में और जिनका मुद्दा था दिखावे के लिए ही सभी विकास है, तो वहां किया गया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति है, जो इनका अपना एक विभाजनकारी राजनीति, वो तो अपनी जगह पर। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कास्ट, तो किसने शुरू किया? बिहार के चुनाव का बिगुल बजने के पहले किसने देश के प्रधानमंत्री की एक जातिगत आइडेंटिटी घोषित की? वो तो 2014 का चुनाव था, उस समय जो किया। लेकिन अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहा? ओबीसी प्राइम मिनिस्टर। जब कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाए, राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाए, तो उनकी कोई अलग से इस प्रकार की सामाजिक या जातीय पहचान नहीं कर बताई जाती, और न इसकी चर्चा की जाती है। पहली बात ये चर्चा, तो जो लालू जी पर आक्षेप लगा रहे हैं, पहले कौन थे? आरक्षण के मसले को छेड़ा किसने? आरएसएस प्रमुख माननीय मोहन भागवत जी ने ऑब्जर्वर और 5 जन ने जो इंटरव्यू किया, उसमें ये बात साफ तौर पर लिखी हुई, जिसकी समीक्षा होनी चाहिए। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात की चर्चा की कि इसके बारे में निर्धारण होना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, और उस कमेटी के द्वारा बताइए आरक्षण संविधान में उसका प्रावधान, और अलग से कोई कमेटी बनाकर उसकी समीक्षा हो सकती है। संविधान संशोधन करना पड़ेगा ना, संसद पिक्चर में आएगा ना। लेकिन उन्होंने तो कहा कि नहीं, कुछ लोगों की कमेटी बननी चाहिए और उन्हीं के हाथ में यह अधिकार होना चाहिए कि किनको आरक्षण मिले, कितने दिनों तक आरक्षण मिले। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी संविधान से अलग एक व्यवस्था रखने की बात उन्होंने की। और आरक्षण कितना संवेदनशील मसला है किसी को मालूम नहीं है, तो इस बात को छेड़ने की बिना सोचे समझे लोगों ने छेड़ा। तो जिसने शुरू किया उसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही है, और जो सुनने के बाद जिस आदमी ने प्रतिक्रिया दी उसकी चर्चा कर रहे। नहीं, उसकी चर्चा हो रही है नीतीश जी, और बीजेपी के पसीने भी छूट रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री की जाति को छूट रहा है कि खून भी छूट रहा है, उद्धृत कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की जाति उद्धृत कर रहे हैं उसमें, और लालू जी का ये कहना कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा वर्सेस, इस दोनों में बहुत फर्क है, और ये आप भी समझते हैं। एक जगह तनाव पैदा करना है, एक जगह किसी के जातिगत वजूद की बात करना है, दोनों में फर्क है, आप मानेंगे? नहीं, इसमें क्या फर्क है? ये चर्चा तो शुरू करा दिया बीजेपी के लोगों ने, तो आप कैसे मानते हैं कि जब बांध टूट गया तो फिर पानी वहीं तक जाएगा जहां तक आप सोचे हुए? जब बांध को आपने ब्लास्ट कर दिया
तो पानी कहाँ जाएगा ये आपके नियंत्रण के बाहर है। तो आपने तो ये चर्चा छेड़ दी। कहाँ तो बातचीत कर रहे थे विकास की, विकास के मुद्दे पर हम लोगों ने बहस की, हमने बहस की बात की, बहस कीजिए। विकास के नजरिया पर बहस होगा, विकास का क्या तरीका होगा, किस प्रकार का विकास होगा, उसकी चर्चा होगी। ये विकास इंक्लूसिव होगा, ग्रोथ विथ जस्टिस होगा, न्याय के साथ विकास होगा, या चंद पूंजीपति घरानों का विकास होगा, इस पर चर्चा होती। लेकिन विकास पर तो चर्चा से भाग गए और तुरंत ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में चले गए। अभी कुछ दिन पहले तो यही बोलते रहते थे ये लोग कि अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का जमाना गया, अब एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स का जमाना है। तो कहाँ गया इनका एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स? जिस युवा वर्ग के एस्पिरेशन को जगाया, आज उनकी क्या हालत है? तो इन सब चीजों से अलग हटके बीजेपी ने पूरी चर्चा को एक नया मोड़ दिया। इसलिए प्रारंभिक रूप से इसकी जवाबदेही बीजेपी पर है, और बीजेपी देश की रूलिंग पार्टी है, ये जान लीजिए। रूलिंग पार्टी के द्वारा अगर कोई बात की जाती, पहले ये स्थान कांग्रेस को मिला हुआ, लेकिन अब वो स्थान बीजेपी को मिला हुआ। रूलिंग पार्टी के द्वारा अगर कोई बात चलाई जाएगी तो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होगी। ठीक, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, मैं अरविंद मोहन एबीपी से जुड़ा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप लोग जब पॉलिटिक्स अभी चुनाव शुरू हो रहा था तो हम सब लोगों को ये लग रहा था कि अब बिहार में अगड़ा पिछड़ा पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है और जातियों के नेता हो गए। जो लालू यादव सामाजिक न्याय के नेता थे वो अहिरों के नेता होकर रह गए, आप एक जाति में सिमट गए, कुशवाहा जी एक जाति में सिमट गए। अभी अचानक जब आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया तो फिर अगड़ा पिछड़ा हो गया है। तो क्या आप इसके लिए आरएसएस प्रमुख को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जातियों की गोलबंदी फिर सामाजिक न्याय के फॉर्मूले पे अगड़ा पिछड़ा पे कर दी? क्योंकि आपने तो जाति तोड़ने का काम, दलित महादलित उसमें भी पासवान एक अलग तरफ, अब पिछड़ा में अति पिछड़ा और ये इस तरह की पॉलिटिक्स आप लोगों ने की थी, लेकिन अभी आरएसएस प्रमुख ने जो बयान दिया उससे अलग पॉलराइजेशन दिख रहा है। क्या आप उससे धन्यवाद? आपकी जो पृष्ठभूमि है प्रश्न के पीछे, उस पर थोड़ी स्पष्टता बहुत जरूरी है। एक तो सब किसी को जात के दायरे में नहीं बांधना चाहिए। वैसे आप लोग तो स्वतंत्र हैं, आप लिखने के लिए बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब आमने सामने हो गए तो थोड़ी मेरी भी स्वतंत्रता है कि उस बात को हम इनकार करें। सबको जात की राजनीति के दायरे में मत लीजिए। आपको जितना नाम लेना हो, मेरा नाम लेने की उसमें जरूरत नहीं है। हमारा बिना नाम लिए भी आपका प्रश्न अपनी जगह पर रहेगा, वैलिड रहेगा, सार्थक रहेगा। हमने जो कुछ भी किया बिहार में, आखिर मकसद क्या है? न्याय का, सामाजिक न्याय का मकसद ही है। गांधी जी ने कहा था कि जो अंतिम पायदान पर आदमी उसको उठाना। किसी चीज के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको जज करना है कि ये काम सही है या गलत। तो सबसे पहले देखो कि इससे जो अंतिम पायदान पर आदमी है, इंसान है, उसके जीवन में कोई तब्दीली आएगी क्या, इससे उसका भला होगा तब समझो कि वो नीति या वो कार्यक्रम सही। हम उसी से गाइडेड होते हैं। समाज में हर तबके में जो अंतिम इंसान, दलित समाज को कई प्रकार के अलग से उनको सहायता देने का प्रबंध किया गया, केंद्र में भी, राज्यों में। हमने देखा कि दलित समाज में भी एक तबका ऐसा है जो और ज्यादा हासिल कर, तो उसको हम लोगों ने चिन्हित किया, एक कमीशन बना महादलित आयोग गठित करके, और इनके लिए हमने जो कुछ भी अनुसूचित जाति के लोगों को उपलब्ध था उसको कायम रखते हुए उसके अलावे उनके लिए कार्यक्रम बनाए कि ये भी मुख्यधारा में है। अगर आपके पास समय होगा तो हम बता दें, हमारे 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते हैं। स्कूलों में उनको पहुंचाने का इंतजाम हमने शुरू किया। तो 2 साल के बाद हमने महसूस किया कि अभी भी बच्चे जो 8% के करीब बाहर रह गए, ये हैं कौन?
तो देखा कि इसमें अधिकांश वो हैं जिन्हें आज हम महादलित करते हैं और अल्पसंख्यक समाज के, इसलिए उनके लिए एक अलग स्कीम बनाई और उसके माध्यम से उनको स्कूलों तक पहुंचाने की हमने चेष्टा की। तो ये हमारा प्रयास होता है। इसका इस प्रकार से सामाजिक विश्लेषण, आप जातिगत विश्लेषण करना सही नहीं। एक मिनट, इनका प्रश्न बहुत वाइटल है, क्योंकि अगर किसी चीज को आप रखिए तो उसके खंड खंड को एक्सप्लेन करने का भी वक्त दीजिए। उसी प्रकार से पिछड़े वर्गों में ज़्यादा पिछड़े अति पिछड़े, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने ही बिहार में जब मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिशों पर आरक्षण राज्य सरकार की नौकरियों में लागू किया, तो यहाँ वर्गीकरण किया गया, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2। एनेक्सर 1 ज़्यादा पिछड़े और एनेक्सर 2 पिछड़े। तो अति पिछड़ों के कल्याण के लिए और ज़्यादा काम, यानी पिछड़ों में भी ज़्यादा पिछड़े, हम उसके हिमायती रहे। तो अति पिछड़े वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग में सबके लिए हो रहा है। दलित समाज में जो महादलित समाज के लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनको भी मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष पहल हुई। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यह सब काम करते हुए हमने जो स्कीम्स लागू की बिहार, वो यूनिवर्सल थी। अब एक उदाहरण देंगे, लड़कियों के लिए पोशाक योजना और उसके बाद साइकिल योजना क्लास 9, ये यूनिवर्सल स्कीम है, ये किसी एक के लिए नहीं, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग नहीं, सभी लड़कियों की, चाहे वो किसी वर्ग की। तो आप अगर देखेंगे टोटलिटी में, संपूर्णता में देखेंगे, तब आप हमारे काम को और जो नजरिया है उसको आप सही पर्सपेक्टिव में देखना। वरना आजकल एक जिस तरह से कहिए कि आमतौर पर होता है कि सब चीज़ को एक ही तरह से आप समेट लीजिए, तो उसमें हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन पूरे पर्सपेक्टिव में बात नहीं होता। तो आप जो समझते हैं कि जातियां हैं, लेकिन इसकी सच्चाई को समझते हुए सबके विकास की कोशिश होनी चाहिए। जातिवादी राजनीति के हम पक्षधर नहीं, लेकिन जातियों का अस्तित्व है। कोई अगर कहता है कि नहीं है तो सही नहीं बोल रहा, सत्य बोल रहा है। रोजमर्रे के जीवन में वो इसको महसूस करता है और इसके बाद भी कहता है कि ये सच नहीं, सच है। लेकिन आप जो अल्टीमेट कोई निर्णय लीजिए, उस भावना से प्रभावित मत हुई, सबके लिए सोचिए। और जो पीछे छूट गया तबका है, उसको आगे लाने के लिए विशेष पहल करनी है। ये हमारा नजरिया रहा और इसी के हिसाब से आगे चल रही है। और आप बताइए, एक भी उदाहरण दीजिए। इस बिहार में कई प्रकार के विवाद होते रहे, लेकिन आप बता दीजिए 9 वर्ष में, 10 वर्ष में कि कोई खास एकाध अपवाद हो सकता, एकाध अपवाद हो सकते या कुछ अपवाद हो सकते, लेकिन मोटे तौर पर समाज में सद्भाव था, सौहार्द था, चाहे वो विभिन्न धर्म के लोगों के बीच में हो या विभिन्न जाति बिरादरी के लोगों के बीच में, एक माहौल अच्छा, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल। मेरा नाम विजय विद्रोही है, मैं एनपी न्यूज़ में काम करता हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बीजेपी ने जाति वाली बात पहले की। मेरा सवाल यह है कि तब तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका था कि आप सिर्फ विकास की बात करते, कि हम जाति की बात नहीं करेंगे, सिर्फ विकास की बात करेंगे, विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। तो क्या आपको भी लगता है कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिल सकता, इसीलिए आपने उस जाति की जो बात बीजेपी ने सिलसिले को शुरू किया था, उसे इतना आगे बढ़ा दिया कि अब आप अगले पिछड़ों की बात कर रहे हैं और बीजेपी आज विकास की बात कर रहे हैं? बीजेपी कहाँ विकास की बात कर? आज प्रधानमंत्री ने बिल्कुल रिजर्वेशन या आरक्षण को लेकर क्या बोले, आप कितना समझे, हम तो अपने मीटिंग में व्यस्त थे, लेकिन लौट करके आए हैं तो लोगों ने बताया कि कोई खास बात है नहीं। अब प्रधानमंत्री जी कालाजार की चर्चा कर रहे हैं, बिहार में इतना केस, झारखंड में उतना केस। हम उनको यही सलाह देंगे कि उनके बगल में बैठे रहते हैं डॉक्टर सीपी ठाकुर, उन्हीं से पूछ लेते कालाजार के बारे में। या चंद्रमोहन राय जी, जब हमारी सरकार बनी 2005 में, तो स्वास्थ्य मंत्री थे, ये 2 आदमी से पूछ लें।
कालाजार के बारे में? दो आदमी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। चंद्रमोहन राय जी स्वास्थ्य मंत्री थे और कालाजार पर एक टास्क फोर्स हमने गठित किया था डॉक्टर सीपी ठाकुर जी की अध्यक्षता। वो कालाजार में उनके उन्मूलन में उनकी रुचि और उनकी सेवा हम लोगों ने ली थी और ये काम हो रहा था। तो क्या बोल रहे थे वो खुद ही समझ रहे होंगे। कालाजार बिहार और झारखंड की तुलना, अब वो ऐसी ऐसी बात बोल गए हैं ईज ऑफ बिजनेस के बारे में जो उन्होंने उदाहरण दिया। एक एक चीज का जवाब तो बिहार सरकार की तरफ से दिया जा चुका। भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक का सहयोग लेकर एक फॉर्मेट बनाया, उसके लिए क्वेश्चनर तैयार किया, राज्यों की मीटिंग हुई, राज्यों से रिपोर्ट मांगी गई, इंडिपेंडेंटली भी असेसमेंट करके लिए भेजा गया और जो उनके निष्कर्ष थे वो राज्यों को भेजे गए। बिहार को जो भेजा गया उसमें एनेक्सर के बिना था, बिहार का कोई व्यू नहीं आया, इसको चैलेंज किया गया है। तो भाई प्रधानमंत्री हैं तो जो वस्तु स्थिति है उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। सारी चीजें समाचार पत्रों में, जब अरुण जेटली जी ने जिक्र किया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, जो किसके लिए शुरू किया गया था? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए, किसी राज्य को जलील करने के लिए नहीं। क्योंकि इनके सरकार बनने के बाद दुनिया में जो 140वां स्थान था वो लुढ़क कर 142वें पर भारत चला है। इसलिए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वहां शुरू किया गया। ये किसी राज्य को नीचा दिखाने के लिए था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही विकास का सारा मापदंड है। तो जब ऐसी बात की जाती है उसको आप करेक्ट कर जाते हैं। डिवाइजिंग पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट का कोई रिश्ता है? राज्य को जलील करना और एक तरफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करना, ये दोनों कोई तालमेल है क्या? इसलिए क्या उन्होंने कहा, विकास की जहां तक बात है, अब आजकल की स्थिति विचित्र हो रही है। प्रधानमंत्री जी इतने, इसको कहिए कि विनम्र स्वभाव के हैं, हमको अहंकारी कहते हैं। और अमित शाह जी गुजरात सरकार में थे तो डेवलपमेंट का इतना काम देख चुके हैं, इतना काम देख चुके हैं कि हमको डेवलपमेंट का पाठ पढ़ा। तो आज कौन लोग किस विषय पर किसको पाठ पढ़ा रहे हैं आजकल, ये तो वक्त की बात है। नीतीश जी सुनिए, क्या आपको भी लगता कि आप आज इस मंच पर हैं, मुख्यमंत्री हैं आप एक राज्य के, तो एक आपकी तरफ से एक अपील जानी चाहिए कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं है, ये सबका चुनाव है, ये सब साथ मिलकर चुनाव है, एक बेहतर सरकार चुनने का चुनाव है। इस तरह की सेम एक तरह से शालीन अपील आपकी तरफ से की जानी चाहिए। इसमें एक हिचक क्यों है आपके? कल मेरा भाषण सुनिए, आप मेरा भाषण सुनिए। हम मीटिंग में जो बोलते हैं तो कहाँ टाइम है आप लोगों को टाइम है? हम जो भाषण देते हैं वो सुनने का तो फुर्सत है नहीं। फुर्सत आपने तो मौका दिया है। अभी फुटेज ही निकाल करके देख लीजिए कि हम क्या बोलते हैं। यानी कि आप लालू के खिलाफ हैं, उनके बयान के खिलाफ हैं। ये कहाँ से? आप लालू जी के बयान के खिलाफ ये कहाँ से निकल गए? मैं पूछ रहा हूँ। अभी अपील करवा रहे थे और तुरंत करेक्ट खिलाफ। लालू जी का बयान विघटनकारी है या? लालू जी के बयान के बारे में मैंने शुरू में टिप्पणी की, हर व्यक्ति का किसी चीज को कहने का अपना अंदाज, ठीक, उनको आप बदल दीजिएगा क्या? हम बदल देंगे। हर आदमी का अपना बयान, हम जिस तरह से बोलते हैं हमको लाख प्रभोग करिएगा, हम किसी भी तरह से उकसावे में आते हैं क्या? हमको जो बोलना रहता है हम बोलते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपका बस एक एजेंडा है, किसी तरह से लालू जी पर कुछ हमसे कहवा दीजिए, आपको वोट लाएंगे। अगला सवाल नीतीश जी जाति महागठबंधन में जबरदस्त एकता है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बिहार में एक गठबंधन बीजेपी के भी नेतृत्व में, कितने झंझट की खबर है। एक एलआई दूसरे एलआई पर तरह तरह के विशेषणों का प्रयोग करते हुए जो चाहे नेतृत्व के स्तर पर कहा सुनी हो रही है।
हमारे यहाँ कुछ नहीं देखा आपने। नहीं, आपके यहाँ तो सभी भी छोड़ के चले गए, मुलायम सिंह यादव भी छोड़ के चले गए, सभी भी छोड़ के चले गए। आपका क्रिएशन, ये मीडिया का क्रिएशन। नीतीश जी, मुलायम सिंह यादव ने लालू जी को समझाया था कि नीतीश जी को अपना नेता स्वीकार करें, आज वही छोड़ के चले गए। क्या हुआ? आज वही छोड़ के चले गए। क्या हुआ? ये पहली बार हुआ है क्या? लालू जी यूपी में बहुत बार चुनाव लड़े और मुलायम सिंह जी बिहार में बहुत बार चुनाव लड़े, क्या नतीजा हुआ? बिहार में अहमियत है लालू जी की, यूपी में अहमियत है मुलायम सिंह जी की, अलग अलग भी लड़े हैं। ये तो मेरा प्रयास था कि जो भी जनता परिवार है उसकी एकता हो, वह एकता नहीं हुई। तो बिहार के महागठबंधन में वो बाहर से सहयोग और मदद कर रहे थे, उसके भागीदार थे बिहार में, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। ये तो लालू जी की उदारता थी, नया संबंध था कि एकोमोडेट करने को तैयार था, हम लोगों को कोई एतराज नहीं था। लेकिन जिस दिन से महागठबंधन बना है, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, इससे कोई फायदा किसी को नहीं मिलने वाला। जब ऐलान किया गया 12 अगस्त को, तो 3 पार्टी का नाम लिया गया, जनता दल यू, आरजेडी और कांग्रेस। 140 सीट का ऐलान हुआ। 30 अगस्त के स्वाभिमान रैली की घोषणा। आ जाते बहुत अच्छा, नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लोगों को कुछ कहने का मौका मिला, लेकिन वो तो कोई महागठबंधन जो ऐलान हुआ 3 पार्टी का, आने की संभावना हो सकती थी, पर्याप्त नहीं हुआ, लेकिन नहीं आए। लेकिन मूल रूप से महागठबंधन 3 पार्टियों का था, 3 सीट छूटा हुआ था। कोई आते तो उनको मिलता, नहीं आए तो एक सीट तीनों में बंट गए। लेकिन कहाँ झंझट हुआ? और दूसरी तरफ जरा देखिए क्या झंझट हुआ, कितना झंझट हुआ। और अब बीजेपी में क्या क्या हो रहा। जो लोग बीजेपी के 2014 के चुनाव के कैंपेन से प्रभावित होकर उनकी तरफ आकृष्ट हुए, आज इतने कम दिनों में उनका मोह भंग हुआ। आरा के सांसद ने क्या कहा, अब ये देखिए, तो एक तरफ वो हालत है, दूसरी तरफ महागठबंधन में एकता है, एकजुटता है, और तीनों पार्टियों के कैंडिडेट की एक साथ घोषणा हुई है महागठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर। उनकी तरह नहीं, सबका अलग अलग घोषणा हो रहा है। आज एक का घोषणा हो रहा है, कल फिर बदल रहा है, झंझट हो रहा है। इस तरह की कोई स्थिति यहाँ नहीं। इसलिए कृपा करके मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे कि ये प्रयास छोड़ दीजिए कि हमसे लालू जी पर या लालू जी से हम पर कुछ ऐसा कहवा दीजिएगा कि वो हेडलाइन हो जाए। चलिए, वो नहीं संभव। अब रुक करते हैं हम अपने कार्यक्रम के अगले सवाल का। क्या वोटरों को लालच देकर चुनाव जीतेंगी पार्टियां? ये बिहार में टमटम वाला बिहार है। ये लालू यादव बिहार के लोगों को टमटम की सवारी कराना चाहते हैं। वो कहते हैं यादव का बेटा भैंस की पीठ पर चढ़ेगा। अब यादव का बेटा भैंस की पीठ पर नहीं, वो स्कूटर पर चढ़ना चाहता है, मोटरसाइकिल पर चढ़ना चाहता है। तो लैपटॉप ये कोई आज लग्जरी नहीं है, ये तो आधुनिक शिक्षा पद्धति का एक अंग है। और इसलिए अगर 50,000 लड़के लड़कियों को, अगर हमने कहा कि अच्छे अंक लाने वाले लड़कों को लड़कियों को हम लैपटॉप देंगे, ये कोई लुभावना नारा नहीं है। ये एक जो शिक्षित बिहार और जो आधुनिक बिहार है, उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। हम जेटली जी का चेहरा, उनका भाव, उनकी दशा, उनकी दिशा ये दिखाती है कि उनका विजन डॉक्यूमेंट या दृष्टि पत्र एक हारी हुई पार्टी का दृष्टि बाधक पत्र है। नीतीश जी, चिंता है लोक लुभावन जिस तरह की घोषणाएं विजन डॉक्यूमेंट में की गई हैं, वो परास्त कर सकता है आपको? कुछ है। ये जो अंतिम रिपोर्ट कार्ड मेरा पब्लिश हुआ है 10 साल के काम का, हम आपसे अनुरोध करेंगे जरा उसको निकाल लीजिए। इन लोगों का कल जो तथाकथित दृष्टि पत्र जारी होगा देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। और चुनाव के पूर्व हमने अपने 7 निश्चय का ऐलान किया।
देखिए कितना नकल किया हुआ उसने। अरे भाई, लड़कियों को साइकिल, बाद में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना का लाभ पहुंचाया गया। साइकिल का क्या मतलब? लड़की साइकिल चलाएगी। शहर में भी लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी। गांव में अगर कोई लड़की साइकिल चलाते हुए दिख जाती तो पूरा गांव इकट्ठा होकर के लड़की के माँ बाप को कहता कि लड़की को संभालो। ये तो सामाजिक वातावरण था बिहार का। हर घर से लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जा रही है। हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन है। साइकिल ने आत्मविश्वास का भाव जगाया लड़कियों में, आत्मनिर्भरता का बोध, आत्मबल उसका जागा। यह सब कुछ हुआ साइकिल का। अब साइकिल योजना शुरू हुई तो 1,70,000 लड़की थी क्लास 9, और इस साल मालूम है कितनी लड़कियां? 8,15,000। लड़का और लड़की की संख्या लगभग बराबर है। और साइकिल ने स्कूल पहुंचाया, लेकिन सिर्फ स्कूल नहीं पहुंचाया, उसके अरमानों को भी पंख लगाया। तो साइकिल योजना के बहुत लाभ हैं। अब उसके देखा देखी कह रहे हैं कि लड़की को स्कूटी देंगे 5,000। ये स्कूटी का पेट्रोल कौन देगा? पेट्रोल कौन देगा? वो साइकिल से तेज चलेगी ज्यादा, साइकिल से ज्यादा तेज चलेगी स्कूटी। साइकिल से तो स्कूटी पर चली जाएगी सर। 8,15,000 को साइकिल, 5,000 को स्कूटी। आप कह रहे हैं लोक लुभावन। नहीं, लोक है न लुभावन है। ये कंफ्यूजन छोड़ के कुछ है ही नहीं। अगला सवाल कंफ्यूजिंग है। आप काहे के लिए परेशान हो? ये लोग जबरदस्त कॉपी कैट करता है। हम जैसे कोई घोषणा किए तो उसमें 10% जोड़ के घोषणा करता है। बोलने में लगता क्या है? बीजेपी के लोगों की ट्रेनिंग हमारे साथ बहुत दिन रहा है ना, 17 साल से जानते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं जानते, आप लोग भी जानते हैं, सबको जानते हैं। तीनों की तो ड्यूटी ही यही है कि सिर्फ बोलो, क्योंकि बाकी काम तो आरएसएस के लोग कर देते हैं। हम लोगों की तरह तो है नहीं कि सब काम खुद करना है। इनके लिए तो सारा काम दूसरे लोग कर देते हैं। इनको सिर्फ बोलना है, दिन भर में 5 बार बोलना। यहाँ के प्रेस के लोगों से पूछ लीजिएगा, एक एक आदमी 2-2 बार 3-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। उसको आजकल पीसी करते हैं। तो सिर्फ बोलने का काम है कि कुछ है इसमें कुछ भी नहीं। अगला सवाल है। मैं कंचन गुप्ता, एबीपी न्यूज से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो हम आपके पॉपुलिज्म की बात करें, भाजपा को अलग रखें। आपके जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसमें एक जिसको डोल कहते हैं, बेरोजगार लोगों को आप हर महीने 1,000 रुपए दीजिए, 9 महीने के लिए दीजिएगा, ऐसा कुछ इसमें डिटेल है। इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? और ये जो है इसको जो कहते हैं नॉन असेट बिल्डिंग एक्सपेंडिचर, और ये जो है डिसइंसेंटिव बन जाती है। पूरे दुनिया में डोल अब धीरे धीरे रोका जा रहा है क्योंकि वो डिसइंसेंटिव बन जाता है, और आप उसी को अपना रहे हैं कि आप घर बैठे हर महीने 1,000 रुपए देते हैं। बड़ा अच्छा सवाल आपने कर दिया। ये पूछते नहीं तो कहने का मौका नहीं मिलता। हमारे 7 निश्चय, और इसकी घोषणा चुनाव की घोषणा के पूर्व ही मैंने कर दी। एक निश्चय का एक अंश आप उद्धृत कर रहे। अभी जो चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, 12वीं तक की पढ़ाई का रास्ता हमने प्रशस्त कर दिया। अब इसके आगे जाना, अनुभव के आधार पर हमने देखा कि क्लास 12 के बाद सब लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आगे पढ़ा पाते हैं, इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात। ये जो स्वयं सहायता भत्ता है, जो यूथ रोजगार तलाशना चाहता है, उसको अपने घर से निकलकर बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए भाड़ा चाहिए, इसके लिए दूसरे शहर में जाएगा तो वहाँ ठहरने के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए। एक बार भी गांव से निकलकर कोई युवा रोजगार की तलाश में बाहर जाता है तो उसको कुछ खर्च होता है क्या? हर पेरेंट को
इतना साधन है कि वो अपने बच्चे को रोजगार तलाशने के लिए लगातार मदद करता जाए, ऐसी स्थिति नहीं होती। तो कई युवा रोजगार तलाशने के बजाय घर में ही बैठे रह जाते हैं। उसके मद्देनजर हमने एक निश्चय किया कि 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के बीच वाले बच्चे जो रोजगार तलाशना चाहेंगे उनको 2 साल 1000 रुपये महीने का स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा ताकि वो रोजगार तलाश सके। ये डोल नहीं, ये ऐसी सहायता है कि अगर ये सहायता मिल जाए तो लोग सचमुच, और किसी के लिए भी 2 साल के अंदर रोजगार तलाशना है, अगर वो रोजगार कर पाएगा तो कर लेगा, ये अंतहीन नहीं। तो ये बात हम लोगों ने कही और इस प्रकार से अनेक उसमें निश्चय जी। और आपने राशि की बात की, 7 निश्चय सबके लिए कुल मिलाकर 5 वर्षों में 2 करोड़ 70 लाख रुपए का खर्च है। मैंने एक एक चीज का असेसमेंट कराया, बगैर असेसमेंट कराए और संभव है क्या, हमने इसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 7 निश्चय की घोषणा की, उसकी कॉपी वितरित की और एक एक निश्चय के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी इसका एक मोटा आकलन भी किया। हर आइटम के लिए कुल मिलाकर 7 निश्चय है, 2 करोड़ 70 लाख चाहिए और 2 करोड़ 70 लाख 5 वर्षों में 2,70,000 करोड़, क्षमा कीजिएगा, 2,70,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा, उसका आकलन किया गया है और 5 वर्षों में। और इतना प्रबंध होगा, बिहार की आर्थिक स्थिति में बिहार के जो रिसोर्सेज हैं, हर साल जो हमारी वृद्धि हो रही, जीएसडीपी का जो ग्रोथ है एवरेज 10% के हिसाब से, हमारे जो अपने स्रोत से, इंटरनल रिसोर्स से जो पैसा आता है, इन सब चीज़ों को मिलाकर और इसके अलावे जो FRDM एक्ट के अंतर्गत बोरोइंग की जो सीमा है 3%, वो जीएसडीपी से लिंक होने के कारण हर साल वो बढ़ती। तो कुल मिलाकर इतनी राशि का, अतिरिक्त राशि का इंतजाम संभव है, डुएबल है, इसलिए हमने ऐलान किया और ये किया जा सकता है जी। तो ये तो निश्चय है, हमारा ये रिजॉल्व है, ये काम करेंगे। और अब तक का 9-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जो निश्चय किया उसको किया, इसलिए बिहार के लोगों को इतनी जानकारी है। इन दिनों इतना जोर से शोर हो रहा है कि कुछ चीज़ें आप लोगों की नज़र में शायद नहीं जाती, लेकिन यह हकीकत है। और आइए अब रुक करते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले बड़े सवाल। चुनाव में गाली गलौज क्यों? आजादी के अमृत में जयप्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जितना देश निर्माण करता था। और आज बिहार सारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। इस्लामी करने की बात नहीं करनी चाहिए। बिहार की जनता के गौरव को भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। सोना मार ये बड़ा भारी राक्षसी से ना, इससे जितना दीन हो नल नील कोल भील दिल जिताऊ हत्या का भूत प्रसाद संसद का जवाब नौजवान। लेकिन लालू प्रसाद के बयान को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देती हूँ, कब क्या बोल रहे थे कोई भरोसा नहीं है। जैसे फिल्मी एक्टरों में जोकर टाइप होता है ना, मैं समझती हूँ उनके बयान ऐसे आते हैं, गंभीर बयान नहीं आते हैं। इतने बड़े नेता को गंभीरता से कोई बात करनी चाहिए और देश बिहार के विकास में बात करनी चाहिए। और वो बिहार के विकास की बात कैसे करेंगे? 15 साल शासन में रहे हैं, सड़कें ध्वस्त हो गई थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, गरीब यहाँ का मजदूर पलायन करके भग रहा था, तो उनके मुख से शोभा नहीं देता गरीबों के पिछड़ों की बात करने का। वो चारा चोर छाती तोड़ देंगे वो बोलते हैं,
यहां से आती है नरभक्षी राक्षसी सेना जल्लाद। ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। आप क्या आज अपील करना चाहेंगे कि भाषा पे संयम रखें? और ये बड़े बड़े नेता इस तरह से कह रहे हैं। भाषा पर संयम रखना चाहिए, अपील करने की चीज है। हमारे ही छाती तोड़ने की बात लोगों ने कही। और बीजेपी के दफ्तर में एनडीए के तीनों घटक उस समय जो थे, उस समय कोई नया घटक नहीं आया बना। तीनों अध्यक्ष के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विधान परिषद के चुनाव में घोषणा पत्र जारी कर रहे थे। उस अवसर पर आयोजित बीजेपी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल्लम खुल्ला मेरे छाती तोड़ने की बात की। हमने तो कुछ नहीं कहा। हमसे पूछा तो हमने कहा हम तो उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है। हमने और कुछ नहीं कहा। तो छाती तोड़ने वाले, डीएनए गड़बड़ बताने वाले क्यों ने कहा? आप आज बड़ी आसानी से निकल जाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री एक राज्य के मुख्यमंत्री को कहे कि डीएनए गड़बड़ है। जब बिहार के लोगों को बुरा लगा तो मेरी दोबारा आलोचना और कंफर्म किया कि भाई उन्होंने मेरा नाम लेकर कि उसके बारे में कहा, बिहारियों के बारे में नहीं कहा। यानी हमको गाली दी जा सकती है। डीएनए गड़बड़ है। आप जानते हैं आपका भाव कैसा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहा तो मैं भी कहूंगा। अब तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। तो मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात, पर आपकी सारी बात सुन रहे हैं। मेरे बीच में तो टोक रहे हैं। आप तो नरभक्षी जल्लाद जैसे शब्द गरिमा तो आपकी भाषाओं के बाहर। अरे आपकी भाषा है प्लीज। नरभक्षी जल्लाद मैंने तो आप बीती बताई कि हमको सुनना पड़ा छाती तोड़ दे, हमको सुनना पड़ा डीएनए गड़बड़ है। मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी, अब मेरा डीएनए गड़बड़ है, तो हमको सुनना पड़ा। अब आप अभी बताइए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बात शोभा देती है क्या? यह आपत्तिजनक बात नहीं है? तो आप इसकी शुरुआत करिएगा, तो जब आप कोई देगा तो उसको भी आप कर दीजिएगा। शुरुआत कौन करता है? जो शुरुआत करता है उसको भूल जाइए, और कोई दूसरा उसका जवाब दे दे तो फिर दिखा दीजिए कि गाली गलौज। अरे गाली डैश गलौज तो बाद में पैदा होता है ना, पहले गाली चली है, जब ना गलौज आया, जिसको गाली गलौज आप कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ और आपके माध्यम से देश की जनता जो भी दर्शक हो, भाई क्या इस तरह की भाषा उच्च पदों पर, उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन लोगों के लिए शोभा देती है क्या? हमने तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा। हम तो अधिक से अधिक यही मर्यादा निभा सकते हैं कि भले कोई छाती तोड़ दे, भले कोई डीएनए गड़बड़ कह दे, लेकिन हम सब बर्दाश्त करके अपनी भाषा खराब नहीं करते। जी, अगला सवाल। आपको कोई फुटेज अब तक नहीं मिला होगा हमारे मुंह से इन्हीं के ऊपर इस तरह की जुबान चलाते हुए। आपको तो सारी कसर तो लालू जी और राबड़ी जी कर ही रहे हैं। आपके गठबंधन से जितनी बात कर रहे हैं आप उनको नहीं बुलाइएगा। अच्छा बताइए, तो घोषणा पत्र वो आए थे कि नहीं? तो जब वो आए ही थे तो बुलाए हैं हमको, आप पूछ रहे हैं लालू जी पर, तो दोबारा उनको बुला लीजिए, सब सवाल पूछ लीजिए उनसे। अरे हमको बुलाया है तो कुछ हमसे भी तो पूछिए, तो अच्छा हिसाब कर लीजिए। चलिए अगला सवाल। हमको बुलाया तो हमने कुछ कहा, उस पर सवाल पूछिए। चलिए, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप महागठबंधन का घोषणा पत्र के लिए बुलाए हैं। नीतीश जी, मैं शीला रावल बोल रही हूँ, एबीपी में काम करती हूँ। अभी जो आप जिस शालीनता से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप तो गाली गलौज में नहीं है, आप शालीनता से बात करते हैं, जिस तरह से ये पूरा मामला उठा है वो भाजपा की तरफ से आया है और उनका जवाब लालू जी दे रहे हैं। तो मैंने ये नहीं कहा कि कौन दे रहे हैं, नहीं, हम देख रहे हैं, वैसा दुनिया को दिख रहा है। तो ये जो मैच चल रही है गाली और गलौज की, भाजपा या अमित शाह और लालू जी
और जो हम रोज देखते हैं, ये जो मैच चल रही है उसमें आप तो कहीं दब गए हैं। ऐसे लगता है कि अब जो जंग हो रही है वो भाजपा बनाम लालू जी है। मैंने जंग गाली गलौज की होनी चाहिए, आप लीड कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि जो दिख रहा है, जो उभर के आ रहा है। और इससे जुड़ा एक और सवाल है कि आप लालू जी के 22, आपके 115, फिर भी बराबर की सीट बटी है।